प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 4 खेल की तैयारी। खेल की तैयारी में नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर का खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिया। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के अध्यापक जी ने भी मैदानों की व्यवस्था का काम लिया था और अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी को इस भाग में भाग दिलाया और इस दल में कक्षा 5 के 4 भैया और कक्षा 3 के 4 भैयाओं ने भाग लिया और सबने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। अब आप देख सकते हैं एक चित्र है, जो चित्र में खो खो खेलते हुए कुछ बच्चे हैं। ये देखिए कैसे वो चित्र के अंदर आपको दिख रहे हैं, जो बालक खो खो खेल रहे हैं, किसी को खो देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कुछ सोचिए और बताइए कि आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान की आवश्यकता होती है और आपने स्कूल में कौन कौन से खेल मैदानों में खेले हैं और किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, ऐसा आप सोचकर बताइए। अब अगला प्रश्न एक है, पता कीजिए और लिखिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में सामान्य 9 खिलाड़ी होते हैं और खो खो खेल का जो मैदान है वह कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। तो खो खो खेल का मैदान 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। और विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में किन किन खेलों का आयोजन होता है उसके बारे में बताइए। तो विद्यालय स्तर की जो खेलकूद प्रतियोगिता होती हैं उसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। इसमें आप चर्चा कीजिए और बताइए कि खो खो खेल का जो मैदान है उसको तैयार करने के लिए कौन कौन से काम करने होते हैं और इस खो खो खेल के जो मैदान है इसमें कितने सहयोगी की आवश्यकता होती है और बताना है कि इस खो खो खेल के मैदान में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और जो सामग्री हमें आवश्यकता होती है वो सामग्री हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, पत्थर, चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के लिए फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के लिए स्टूल और विसल, सीटी आदि एकत्रित कर लिए थे और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर ली थी। और बच्चों ने जो दल बनाए थे तो दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भागों में बांट लिया गया था और नीलम ने कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर ली थी। अब आगे है, पता कीजिए और लिखिए कि जिस प्रकार आपने खो खो मैदान के बारे में बताया था उसी प्रकार आप और सोचिए और बताइए कि कबड्डी का जो मैदान है वो कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। तो इसमें देखिए जो कबड्डी का मैदान है वो पुरुषों के लिए कबड्डी का मैदान जो है 13 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा होता है और महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 10 मीटर होती है और चौड़ाई जो है 8 मीटर इस कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है। अब अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीजें होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में एक तो रुई, पट्टी, डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम, टेप, कैंची, धागा, सुई, दर्द निवारक दवाइयाँ आदि है जो सामग्री होती है। ये चिकित्सा पेटी है और इसमें आप देख सकते हैं ये जो सामग्री है दर्द निवारक दवाइयाँ, बैंडेज, कैंची, चिमटी, सुई आदि प्राथमिक चिकित्सा पेटी का चित्र। अब है खेल के नियम। खेल के नियम में क्या है कि खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाला जो होता है उसी निर्णायक को हम रेफरी के नाम से जानते हैं। जो रेफरी होता है उसको वो सभी को खेल के नियम बताता है। जैसे कबड्डी के नियम है तो कबड्डी के नियम में क्या है कि जिसकी बारी आती है वह खिलाड़ी
बिना सांस को तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलता रहेगा और उसे टच लाइन को पार करना जरूरी होता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आउट माना जाएगा। इसी प्रकार अगला नियम है कि अगली लाइन बोनस लाइन होती है, उसको एक पैर से पार कर दूसरे पैर को हवा में थोड़ा भी ऊंचा उठाकर ऊंचा उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलता है। इसी प्रकार अगला नियम जो है, इस मैदान में जीतने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जितने भी जो खिलाड़ी होते हैं जो खेल रहे हैं, वो सारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको छूकर या फिर मध्य रेखा को छूकर वापस आना होता है तो उस टीम को एक अंक मिलेगा अगर उसने उसको छूकर आया है तो। यानी दूसरा दल के जो खिलाड़ी हैं जो कबड्डी बोलता हुआ जा रहा है उसको सामने वाला जो विपक्षी दल होता है वहां से किसी एक खिलाड़ी को टच करके वापस आना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टच लाइन को टच करके आना पड़ेगा, अन्यथा वह आउट हो सकता है। और रेफरी ने क्या नियम बताए थे, और बताए थे कि यदि वह टच करता हुआ खिलाड़ी अगर पकड़ा गया या मध्य रेखा तक नहीं पहुंचा तो वह खिलाड़ी आउट माना जाएगा और साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिल जाएगा। और रेफरी ने जो नियम बताया है वह है कि कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले के अंदर आएंगे जिस क्रम में वह खिलाड़ी आउट होते हैं, उसी क्रम में वापस पाले के अंदर आ सकते हैं। इसी प्रकार रेफरी का अगला नियम जो था वह था कि 20 मिनट के बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा और मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल पुनः वापस चालू होगा। इसी प्रकार जो रेफरी का आखिरी जो नियम था वह नियम ये था कि जिस टीम के अंक ज्यादा होंगे वही टीम विजेता बनी रहेगी और जिस टीम के अंक कम होंगे वह टीम विजेता नहीं रहेगी। अब आगे हैं, सोचिए और बताइए कि कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो नियम बनाने की आवश्यकता इसलिए होती है कि नियम बनाने से नियमानुसार रेफरी खेल का संचालन करता है तथा नियमों के अनुसार ही अपने निर्णय देता है। विवाद की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है और विवाद होने पर नियमों के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाता है। जिस प्रकार रेफरी ने बताया था उसी प्रकार उसका निपटारा होता है। अब आगे देखिए, एक और है कि आप भी कोई नया जो खेल खेलने से पहले कोई नियम बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं उसके बारे में बताइए। क्या रेफरी नियम बनाता है इसी प्रकार आप भी नियम बनाते हैं जिससे खेल अच्छी भावना के साथ खेल सकते हैं। अब अगला है, कबड्डी का चित्र देखिए और खेल की भावना। एक चित्र देखिए, इसमें जो दो दल हैं दोनों के अलग अलग गणवेश पहनी हुई है। तो ये जो बीच में लाइन है और एक होती है सबसे लास्ट में जो अभी आप चित्र में दिख रही है, इसे टच लाइन कहते हैं और एक टच लाइन ये वाली होती है। अब जब खिलाड़ी ये मध्य रेखा को पार करके आगे आगे जाता है तो इस टच लाइन को उसको टच करना जरूरी होता है। अगर इसको टच करके आएगा तो भी वो खिलाड़ी आउट नहीं होगा या फिर किसी को खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को टच करके आएगा तो भी वो सामने वाले खिलाड़ी को आउट कर सकता है। अब अगला अपना पैराग्राफ है, खेल की भावना। तो खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई, तुरंत ही उस दल के खिलाड़ी दौड़े और उसे उठाकर मैदान से बाहर लेकर आए और प्रभारी कोई उपचार करें उससे पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। खिलाड़ी जो घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम मिला और आराम आने के बाद फिर से खेल शुरू किया गया और जिस खिलाड़ी की मोच आ गई थी उसकी जगह नया खिलाड़ी आया गया। अब आगे सोचिए और बताइए, क्या टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की होगी। तो टीम के जो साथी थे उन्होंने सहयोग एवं खेल की भावना के कारण घायल खिलाड़ी की सहायता की थी। दूसरा प्रश्न है कि जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी। तो क्योंकि खेल की भावना से खेलते हैं इसीलिए दवा लगाई होगी। अब अगला प्रश्न है
कि आपके किसी साथी को कोई प्रकार का कष्ट होता है, तब आप क्या करते हैं? तो उस समय हम क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी नीचे गिरा है, उसको उठाता हुआ दूसरा खिलाड़ी उस खिलाड़ी की मदद करता है। अब आगे है नया टॉपिक, खेल के साथ मनोरंजन। अगर हम खेल खेल रहे हैं और साथ में मनोरंजन हो रहा है, आनंद आ रहा है, तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बात करने लगे। उसने कहा कि मेरी टीम में एक खिलाड़ी है और मैं विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। आज रात सभी टीम का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी जरूर आना। ऐसा नीलम ने आरिफ को कहा। तो विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए गए और वहां सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य किया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय एक विद्यालय ने राजा हरिश्चंद्र नाटक का भी मंचन किया। और यह देखकर आरिफ और नीलम ने देखा कि यहाँ तो सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब आप चर्चा कीजिए और लिखिए कि सांस्कृतिक जो खेल होता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें सभी खिलाड़ियों ने एक साथ भाग क्यों लिया होगा? तो खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबके साथ मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया होगा। अब अगला है प्रश्न कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जो योजना बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं? तो सभी विद्यार्थी मिलकर परस्पर सबसे पहले यह तय करते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम बनाएंगे, उसमें से कौन कौन विद्यार्थी भाग लेंगे और उसका क्रम क्या होगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। अब आगे है कि इसमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पहले ये तय किया जाता है कि कौन कौन से विद्यार्थी किस किस कार्यक्रम में भाग लेगा और उसके बाद उस कार्यक्रम का फिर विद्यार्थी पूर्व तैयारी करके आते हैं। अब आप सोचिए और लिखिए कि आपने कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है? अगर आपने लिया है तो कहाँ लिया है उसके बारे में लिखिए। और आपको क्या लिखना है कि आपने वहां पर क्या क्या किया है, जिस कार्यक्रम में आपने भाग लिया था वहां पर आपने क्या क्या किया है उसके बारे में बताइए। अब अपने पास नया पैराग्राफ एक है कि खेल के साथ सीखना। अब खेल के साथ मनोरंजन हो गया, खेल की भावना हो गई। अब है खेल के साथ हमें क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए और कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे हैं और पानी से भरी एक मटकी रखी है और उस मटकी पर एक डंडी वाला लोटा भी रखा हुआ है और सबके जो खाने के बर्तन है वह एक साथ रखे हुए थे। तब आरिफ ने पूछा कि खाना यहाँ पर कौन बनाता है? घायल खिलाड़ी ने बताया कि हम सभी खाना साथ में मिलकर बनाते हैं। तो आरिफ को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सभी में सहयोग की भावना है और अच्छी भावना है। अब घायल खिलाड़ी ने यह बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, पानी लाते हैं, खाना परोसते हैं और सामान है जो व्यवस्थित रखते हैं। आदि कार्य हम बिना किसी भेदभाव के साथ में मिलकर करते हैं। अब आगे हैं सोचिए और लिखिए कि आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा होगा? क्योंकि आरिफ को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि सभी खिलाड़ी मिलकर खाना बनाते हैं। और यदि आप किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन सा काम करेंगे? तो हम भी आरिफ और नीलम की तरह क्या काम करेंगे? यदि मैं किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लूंगा या भाग लेने के लिए जाऊंगा तो सभी साथियों के साथ मिलकर खाना बनाऊंगा और कमरे की सफाई करूंगा, पानी लाने में मदद करूंगा, भोजन परोसने में मदद करूंगा और सभी का सामान व्यवस्थित रखूंगा और आदि कार्य हम भी बिना भेदभाव के करेंगे। अब चर्चा कीजिए और सोचिए कि यदि आपको एक खेल टीम कोई भी खेल खेल की जो टीम है
टीम में जाने से पहले आप कौन-कौन सी सामग्री अपने साथ में लेके जाएँगे? क्या ऐसी सामग्री साथ में लेके जाएँगे जो सबके लिए लाभ काम की हो या सबके लिए उपयोगी हो, या ऐसी सामग्री लेके जाएँगे या सिर्फ आपके लिए उपयोगी हो? अब है हमने सीखा। हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बहुत ही आवश्यक हैं, और हर खेल के अपने-अपने नियम होते हैं। अगला बिंदु, खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है और इसके लिए योजना बनानी पड़ती है, और खेल जो होता है, खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, हम किसी प्रकार से बीमार नहीं रहते हैं, और खेलों के सहयोग से नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास भी होता है। अब आपको बताना है कि हमने जो ये पाठ पूरा पढ़ा है, इसमें आपने क्या जाना है, क्या समझा है, उसके बारे में बताइए। कि खेल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शिक्षक एवं बच्चों ने मिलकर क्या-क्या तैयारियां की होगी? तो खेल प्रतियोगिता हेतु शिक्षक और बच्चों ने मिलकर खेल की तैयारी के लिए क्या-क्या किया है? सभी अध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बाँट दिया था। प्रत्येक ने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की, चुना प्राथमिक चिकित्सा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ी के लिए फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के लिए स्टूल, सीटी, विसल आदि एकत्रित किए। अब आगे देखिए उसके साथ कि खेल शुरू होते ही रेफरी ने उसको उसको किसको? खिलाड़ी को, सभी जो खिलाड़ी थे सबको खेल के नियम भी बताए और पानी के और पीने की व्यवस्था आदि कार्य की योजना बनाई। अब दूसरा प्रश्न है कि खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों को क्या-क्या लाभ होता है और उनके बारे में निम्न बिंदुओं पर बताइए। जैसे खेल कुशलता पर क्या लाभ होता है, स्वास्थ्य पर क्या लाभ होता है, सहयोग का मतलब क्या होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु क्या होता है। तो खेल कुशलता हेतु खेल प्रतियोगिताओं से पूर्व खेल की तैयारी की जाती है और इस हेतु खिलाड़ी निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। खेलों के दौरान परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है और इन सब से बच्चों के खेल के अंदर कुशलता आती रहती है। और जो स्वास्थ्य था, खेल के प्रति जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, उसके बारे में क्या बताया गया है कि खेल प्रतियोगिता होने से बच्चे जो है खेलों का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और निरंतर अभ्यास खेलने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और तीसरा है सहयोग के बारे में बताइए। तो सहयोग क्या है कि खेल प्रतियोगिता से बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित होती है और प्रतियोगिता में किसी खिलाड़ी या किसी विद्यार्थी के घायल होने पर सभी विद्यार्थी या सभी खिलाड़ी उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग की भावना या गुण उत्पन्न होते हैं। अब अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु क्या ज्ञान है कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यदि यह विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए आवश्यक होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी मिलकर भाग लेते हैं, जिसमें नृत्य, एकल अभिनय, नाटक मंचन आदि किए जाते हैं और इसमें विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ज्ञान भी मिलता है। अब आगे है कि खेल देखने वालों को क्या लाभ होता है। तो खेल देखने वालों को खेल के प्रति जागरूकता होती है और खिलाड़ी के अंदर अनुशासन की भावना होती है और सहयोग की भावना होती है, और भ्रातृत्व की भावना होती है, नेतृत्व की भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है और देखकर सभी में ये भाव विकसित होते हैं। प्यारे बच्चों, अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।